क्या हाल है भाई बच्चों। थोड़ा सा बहुत जल्दी से ओवरव्यू करते हैं और चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स, उस पर काम करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जिक्र हम करेंगे जीरो ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है उस पर भी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं फटाफट इंग्लिश में और फिर हिंदी में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ रेट, while molecularity is the total number of molecules which take part in a chemical reaction. Order of reaction में दूसरा पॉइंट हमने बनाया था, it can be in fraction, वो हिस्से में हो सकती है 1/2, 3/2, 5/2, but molecularity is a whole number. molecularity हमेशा complete एक नंबर होती है। molecularity can never be changed, उसको आप बदल नहीं सकते, but order of reaction can be changed by change in factors. अगर आप जो फैक्टर होते हैं उनको आप बदल देते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बदल जाती है। ऐसे करके 3-4 पॉइंट हमने कल रखे थे। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने तरीके की होती है इस पर बात की थी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, ऑर्डर जीरो हो सकता है, मोलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के डेफिनेशन में ये कहा गया था, मैं आज यहीं से स्टार्ट मुझे करना है। रेट इंडिपेंडेंट होता है, रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिसमें रेट इंडिपेंडेंट होता है, रेट डिपेंड नहीं करता किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, इंडिविजुअली चलती है, उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर। कभी घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा। और सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें अमोनिया फॉर्मेशन है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसका भी डिसइंटीग्रेशन इसका एग्जांपल ले सकते हैं। यहां मैंने कुछ पॉइंट भी लिखे हैं, एक बार उनको देख लीजिए। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज ऑलवेज एन आर्टिफैक्ट ऑफ द कंडीशन, हिंदी में भी मैं आपको बताने वाला हूं, अंडर विच द रिएक्शन इज कैरिड आउट। फॉर दिस रीजन रिएक्शन दैट फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आर ऑफन रेफर टू एज सूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। प्लीज ये वाला वर्ड याद रखिए, एक होते सूडो फर्स्ट ऑर्डर, एक होती है सूडो जीरो ऑर्डर। मतलब रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है लेकिन मोलिकुलरिटी जीरो नहीं है, तब हम वर्ड यूज करते हैं सूडो। इसकी हिंदी होती है आभासी, यानी कि ट्रू नहीं है, इसकी हिंदी होती है फॉल्स। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें मोलिक्यूल तो होते हैं, क्योंकि मैंने कहा मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं होती, अभिक्रिया की आणविकता जीरो नहीं होती, लेकिन कोटि जीरो होती है। तो जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसको हम एक वर्ड यूज करेंगे सूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा ही एक सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी होती है। क्लियरली ए जीरो ऑर्डर प्रोसेस कैन नॉट कंटिन्यू आफ्टर ए रिएक्टेंट हैज बीन एग्जॉस्टेड। एक ही रिएक्टेंट है, वही हटा लिया तो रिएक्शन होगी ही नहीं। और दो कंडीशंस हैं इसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होने के लिए दो मेन कंडीशन है। एक्चुअली इसमें से अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट में ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप केवल सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं, सीबीएसई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज की क्लास पर्याप्त होगी आपके लिए, जो मैं आज पढ़ाऊंगा, डेरिवेशन भी सिखाऊंगा आपको। लेकिन अगर आपने नीट का एग्जाम देना है, आपको आईआईटी का एग्जाम देना है, तो अगली जो 2 क्लास और मैं लेने वाला हूं वो लेक्चर आपकी एनसीईआरटी से बाहर है, एनसीईआरटी में नहीं है। वो फर्स्ट ऑर्डर का ही एक जो डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं इसको, या जो आज पढ़ेंगे, जो डेरिवेशन आएगा वो एनसीईआरटी में। उसके अलावा कुछ और डेरिवेशन है जो अगले 2 लेक्चर में होंगे। जीरो ऑर्डर के लिए क्या 2 कंडीशन मस्ट है भाई? पहली, ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स आर इन ए लोकेशन और स्टेट इन विच दे आर एबल टू रिएक्ट एंड दिस फ्रैक्शन इज कंटिन्यूअली रिप्लेस्ड फ्रॉम द लार्जर पूल। दूसरा है, when 2 or more reactant are involved, the concentration of some are much greater than those of other. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जरूरी है होने के लिए कि एक तो 2 या 3 या 4 जो रिएक्टेंट होंगे उनमें से कोई सा भी रिएक्टेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है रिएक्शन के रेट को डिसाइड करने के लिए। किसी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। ऐसी रिएक्शन जिसका रेट इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ता है उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करके देखें कंसंट्रेशन में और टाइम में रेट के लिए, तो एक ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा, ये वाला देखिए। यहां एक ग्राफ हमने प्लॉट किया रेट, तो जब अभिक्रिया का रेट डिपेंड नहीं करता
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कही जाती है। और इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। एक अलग से टॉपिक में लेने वाला हूं, ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेजेंट दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक हेडिंग होगा हमारा, मेथड टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करने के तरीके, और उसमें अलग से ग्राफिकल मेथड आएगा, एक यूनिट मेथड आएगा। तो यहां सिर्फ चूंकि हम जीरो ऑर्डर की बात कर लेते हैं एक बार, तो इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा। सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वाली रिएक्शन N2O, इसको हीट कर दिया गया निकेल की प्रेजेंस में, और ये टूट जाती है नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और ये सवाल पूछा जाता है, एक बार ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और एक बार ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ए हॉट प्लेटिनम वायर विच एक्ट एज कैटलिस्ट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये प्लीज नोट करिएगा कि ये अभिक्रिया जब गर्म प्लेटिनम की उपस्थिति में होती है तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन इट फॉलोज मोर कन्वीनियंट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन कैरिड आउट एंटायरली इन द गैस फेज। जब इसको गैस फेज में कराया जाता है तो ये सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया कहलाती है। एक ही अभिक्रिया, एक बार जीरो ऑर्डर रिएक्शन जब निकेल की प्रेजेंस में हो रही है, प्लेटिनम वायर की प्रेजेंस में है, और जब इसको गैस फेज में कराया जाता है तो इसको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर करते हैं। जहां भी कंफ्यूजन होता है वहीं से नीट वाले या IIT वाले सवाल उठा लेते हैं कि बच्चा इसमें कंफ्यूज होगा, उनको कंफ्यूजन ही करना है, वो क्लियरिटी चेक करते हैं आपकी। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। फर्स्ट, अच्छा इसके लिए डेरिवेशन क्या होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए? देखिए अब यहां से आप समझना शुरू करेंगे, यहां से मैं आपको समझा देता हूं। 11th क्लास का इक्विलिब्रियम चैप्टर याद हो तो आपको वहां सिखाया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये लॉ ऑफ मास एक्शन था जिसको गुल्डबर्ग और वागे ने 1886 ईस्वी में दिया था। क्या, फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी रिएक्शन का रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है रिएक्टेंट जो उस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन पर। तो मैं अगर ये लिखना चाहूं कि dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस तरीके से लिखा जाता है। और dx अपॉन dt क्यों लिखा? मान के चलते हैं कोई एक रिएक्शन है A, जिसमें A रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है P प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन सपोज करिए A है। कब? जब टाइम जीरो है। टाइम जीरो होने का मतलब है कि रिएक्शन को हमने स्टार्ट ही नहीं किया। जब रिएक्शन को स्टार्ट ही नहीं किया, टाइम जीरो था, तो A मतलब जितना भी आप ले रहे हो 100% वो A है, ठीक। जब टी टाइम मतलब 10 मिनट बाद, 40 मिनट बाद या 60 सेकंड बाद, कुछ भी, ये A माइनस एक्स रह गई। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स मोल प्रोडक्ट के बन चुके हैं। तो कितना चेंज हुआ है कंसंट्रेशन में? x, क्योंकि x घटा है और x ही बना है। कितने टाइम में? t में। तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए गिवन टाइम। तो जो रेट लिखा जाएगा आपका, रेट हो जाएगा dx बाई dt। d का मतलब होता है स्मॉल चेंज। d की जगह पे अगर मैं ट्रायंगल लिख देता हूं, डेल्टा करके लिखता हूं, तो उसका मतलब होता है कंप्लीट चेंज। तो dx बाई dt। अब ये रेट है। दूसरी बार कहा गया कि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब dx अपॉन dt में यहां एक कांस्टेंट ले लेता हूं k, और मान लिया यहां जो कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, यहां A लिखा है मैंने, लेकिन चूंकि यहां डेरिवेशन में R नोट लिखा है, मतलब A को सपोज करो मैं R नोट लिखूं, तो यहां R नोट मैंने फिट कर दिया। ये एक यहां तक की बात समझ लीजिए। अब ये जो रेट है जब डिपेंड ही नहीं करता इस कंसंट्रेशन पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, इसका मतलब R की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? अगर मैं 2 की पावर 0 लिखूं तो क्या होगा बताएं? अगर मैं 100 की पावर 0 लिखूं तो क्या होगा? 1000 की पावर 0 लिखूं तो क्या होता है इसका मतलब? किसी की भी पावर 0 मतलब 1, इसका मतलब हो गया है R नोट की पावर 0 मतलब 1। तो dx अपॉन dt इक्वल टू k। अब इस डेरिवेशन पर आ जाइए।
ये माइनस लिखा है मैंने, माइनस का मतलब है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ घटती है और प्रोडक्ट की बढ़ती है। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी डायरेक्टली टू आर नोट। ठीक है, अब ये जो आर है, ये जो कंसंट्रेशन वाले टर्म है, ये भी कंसंट्रेशन है और ये भी कंसंट्रेशन है। अब मैं इसको हटा देता हूं जो मैंने लिखा है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। आर आर वाले टर्म एक तरफ ले लो, आर आर वाले टर्म एक तरफ, माइनस डी आर अपॉन आर नोट, पहले तो कांस्टेंट ले लिया और उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये टर्म एक तरफ लेकर के। सो ही होगा सर, नहीं कुमार जी 1 होगा, किसी की भी पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये वाला इंटीग्रेशन। अब उम्मीद करता हूं कि आपके पास में अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो भी इतना आप रट लीजिएगा, ये ऐसा टर्म है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। जो आईआईटी वाले बच्चे हैं देखो, उनको तो सारा कुछ पता है, तो फंडामेंटल चीज है। लेकिन जिसके पास में जैसे उत्तर प्रदेश में सिर्फ बायोलॉजी होती है, मैथ नहीं होता, तो फिर दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा ये वाला डेरिवेशन का पॉइंट आपको रटना पड़ेगा, उसमें लिमिट वगैरह कुछ होती है, हमने भी वो चीजें याद की थी। और अब तो हो गया कि अगर आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहां आपको थोड़ा सा मैथ सीखना पड़ेगा, और मैथ वालों को बायोलॉजी सीखनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन करने पर ये है माइनस डी आर अपॉन आर नोट इज इक्वल टू के डी टी, ऐसे करके। तो k का तो कांस्टेंट k हो गया और dt का होता है t प्लस i इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और इसको लिखेंगे माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी, ले लिया तो माइनस आर इज इक्वल टू के टी प्लस सी। इसमें मैंने i लिखा था ना, इन्होंने यहां पर c यूज किया हुआ है, c माइनस आर इज इक्वल टू के टी प्लस सी। हमें c की वैल्यू नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन कंप्लीट थी रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट बना नहीं था तब तक। तो क्या करेंगे जब टाइम 0, तो R इज इक्वल टू आर नोट। एक्चुअली आर नोट फुल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की जो आपने लेकर के स्टार्ट की है, और R वो कंसंट्रेशन है जो बच गई है डेरिवेशन के हिसाब से। समझिए, A कन्वर्ट हो रहा है B में, आपने R नोट लेकर के स्टार्ट किया और आपको थोड़े से टाइम के बाद में R मिलता है। तो इसका मतलब है कि R नोट में से कुछ घट गया है, इसलिए R मिला है आपको, है ना। R छोटा है और R नोट बड़ा है। जब टाइम 0 हो जाए तो आपको पता है टाइम 0 होने का मतलब ये भी 0, तो उस कंडीशन में R इज इक्वल टू आर नोट। ये वैल्यू जब हम यहां पुट कर देंगे इसकी जगह पर, तो C इज इक्वल टू माइनस आर नोट, C इज इक्वल टू माइनस आर नोट हो जाएगा, और आर नोट की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर देनी है। डेरिवेशन आ जाएगा आपका k इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन टी। प्लीज याद कर लीजिए, प्लीज याद कर लीजिए। अगर CBSE आपको देना है तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, और IIT JEE या नीट का एग्जाम अगर आपको देना है तो फिर आपको आगे की चीजें भी याद करनी है। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन लेंगे, इसके बाद मेन टारगेट आज का हमारा वही है। ये वाला फॉर्मूला याद करिए प्लीज, k इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन टी। ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के रेट कांस्टेंट यानी कि वेग दर स्थिरांक का फॉर्मूला ये होता है। नोट कर लिया है। अब डेरिवेशन वो लेते हैं जिस पर बोर्ड में सवाल पूछा जाता है और नीट में भी पूछा ही जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, डेरिवेशन है, अच्छे से उसको करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए आप भी अपनी कॉपी पर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट। मान के चलते हैं, एक तो फर्स्ट ऑर्डर वो होती है सच रिएक्शन विच रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली एंड व्हेन दिस रिएक्टेंट इन्वॉल्व इट 100%। हिंदी में बता देता हूं, जब कोई भी अभिकारक अपना पूर्ण योगदान देता है तो अभिक्रिया का रेट रिएक्टेंट कितने भी हों लेकिन किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। दूसरी बात, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हैं तब जब आप रेट लिखते हो dx अपॉन dt इक्वल टू k, आगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो उनकी पावर जो होती है, उनकी जो घात होती है, उन सब का सम अगर 1 आ गया तो हम कहेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। परिभाषा तो ये है, परिभाषा ये है। अब
मान के चलते हैं एक रिएक्शन है ए, ये कन्वर्ट हो जाती है पी में, रिएक्टेंट ए कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट पी में। लेट द कंसंट्रेशन, अच्छा डेरिवेशन थोड़ा सा अलग हटके आसान तरीके से कर रहा हूं, अपने तरीके से कर रहा हूं मैं। लेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस ए, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए है जब टाइम 0 है, लेकिन जब टाइम t हो गया इट बिकम a माइनस एक्स, क्योंकि ये x बन चुका है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, सक्रिय द्रव्यमान जो द्रव्यमानुपातीय अभिक्रिया का नियम है उसके अनुसार dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या हुआ, रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है t टाइम में, a माइनस एक्स, ये है ना, वही लिखा मैंने, dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स। एक कांस्टेंट ले लीजिए, क्या लिखेंगे आप, यहां लिख देता हूं मैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स। x वाले टर्म एक तरफ कर दीजिए, t को ले जाते हैं उधर, तो ये हो जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt, dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt। इंटीग्रेशन कर दीजिए इस इक्वेशन का, लिमिट लगा देते हैं यहां पर, a टू a माइनस एक्स, t0 टू t। ये मैथ वालों का काम है, केमिस्ट्री में नहीं करना है इतना ज्यादा, कुछ भी याद करना है बस आपको। जब dx अपॉन a माइनस एक्स का आप इंटीग्रेशन करते हैं इट बिकम माइनस ln a माइनस एक्स। ये प्लीज याद करना है, dx अपॉन, एक्चुअली dx का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वो x हो जाता है। मैथ वालों को के लिए तो बहुत आसान है ये, जैसे 10th में आपके लिए a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक वैसा ही इनके लिए है। लेकिन जो बायोलॉजी है जिसके पास मैथ नहीं है उनको थोड़ी सी दिक्कत। dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k, कॉन्स्टेंट का एज सच रहता है, dt का हो जाएगा t, जैसे dx का x, और प्लस i, दिख रहा है ना यहां पर। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें यहां पर जो i है इसकी वैल्यू नहीं पता है, कैसे पता चलेगी, इक्वेशन नंबर 1 है तो हमें इतना तो पता है कि जब t वाज 0, x वाज 0, जब टाइम 0 था रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी 0 थी, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो दोनों वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो जब x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ln a, x तो 0 हो गया, अब kt, t 0 है तो kt पूरा 0 हो गया इज इक्वल टू i। यहां से हमें i की वैल्यू का पता चल गया है और इस i की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, क्या होगा भाई, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt माइनस ln a। व्हाट इज दिस ln a? ln a मतलब नेचुरल लॉग। जो कैलकुलेशन होती हैं वो log लॉग 10 के बेस पर होती हैं, लेकिन ये e के बेस पर है, डेरिवेशन कर रहे हैं, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा लॉग में। अब ये जो वैल्यू है माइनस ln a की, मैं इसको इधर ले आता हूं तो वो प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। आपको पता है log m माइनस log n किसका एक्सपेंशन है, log m अपॉन n का, log m अपॉन n को लिखते हैं हम log m माइनस log n, और ठीक वही लिखा है यहाँ पर। ln को अगर मैं log बोलता हूं तो log a माइनस log a माइनस x को लिखेंगे आप ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। अब k को उधर रखो, t को इधर ले आओ, तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा फिर k इज इक्वल टू 1 अपॉन t ln a अपॉन a माइनस एक्स। अब ln से तो कैलकुलेशन होगी नहीं, तो ln को हम log की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, एक स्थिरांक हमें लेना पड़ेगा, एंड दैट इज 2.303। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। अब जो a है दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड a माइनस एक्स इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। कुछ बुक में a की जगह a नोट लिखा है और a माइनस एक्स की जगह पर a लिखा हुआ है, बात वही है, a
जो बच जाता है टी टाइम के बाद, और ए नोट जितना लेकर के आपने शुरू किया था। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी जितना खर्च हो चुका है, जो एक्सपेंशन जो आपने एक्सपेंड किया, जो भी आपने अपनी जेब से निकाला है, वो वैल्यू निकल जाती है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। इसके बाद हाफ लाइफ पीरियड पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं यहां लिख देता हूं अलग से, एक अलग पेज हम बना लेते हैं। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, a नोट माइनस ए, जैसा आपको अच्छा लगे। आप चाहे तो a अपॉन a माइनस एक्स। यहां पर k फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला हो गया। t इज टाइम इन सेकंड। न्यूमेरिकल दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में, न्यूमेरिकल नंबर 4.1819, ये सब इसी पर बेस्ड है। 11 से लेकर के और 20-22 तक इसी पर बेस्ड है, हम भी करेंगे उनको। अब यहां एक चीज और है, वो भी हम सीख लेते हैं साथ में, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल। नाम से पता चल रहा है हिंदी में अर्ध आयु काल। वो टाइम, जितने टाइम में कोई भी रिएक्टेंट अपनी पूरी कंसंट्रेशन का आधा डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। अगर मैं ये कहूं कि इंसान की उम्र 80 साल है, तो 40 साल इज द हाफ लाइफ। आप 10 किलोमीटर की दूरी जितने टाइम में तय करते हैं, तो 5 किलोमीटर की दूरी में ये कहूं कि अगर आपने 10 किलोमीटर आप 30 मिनट में तय करते हैं, तो 15 मिनट जो है दैट इज हाफ लाइफ फॉर दैट डिस्टेंस। क्लियर कंसेप्ट? हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम अंडर विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज इट्स हाफ of the full concentration, and that is denoted by T1/2. T1/2. You know that जब हम T को T हाफ लिख रहे हैं, उस कंडीशन में आप यहां इसको क्या लिखेंगे, दिस A को क्या लिखेंगे, A नोट बाई 2, है ना। अगर ये 100 था तो 50 ये बन चुका है, तो डिफरेंस 50 आया है इनमें। 100/50 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे कट के 2 आ जाएगा। तो डेरिवेशन क्या बनेगा हाफ लाइफ के लिए, k इज इक्वल टू 2.303, t की जगह हो गया t सफिक्स 1/2, और यहां हो गया है log 2। log 2 की वैल्यू कितनी, 0.3010। 0.3010 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ये डेरिवेशन आ गया, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ये हाफ लाइफ के लिए आया है, और ये फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है। एक चीज और है जो एनसीईआरटी में नहीं दी, ये तो दिया है सब कुछ, वो क्या है, एवरेज लाइफ पीरियड, औसत आयु काल। क्या होता है, एवरेज लाइफ पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि का जो व्यंजक स्थिरांक k है, इसके व्युत्क्रम को औसत आयु काल कहते हैं। ये हिंदी में है, नोट कर लीजिए, इंग्लिश में पहले बता दिया फिर बताता हूं। एवरेज लाइफ टाइम या एवरेज लाइफ पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। वैसे फिजिक्स में देखें तो लैम्डा फ्रीक्वेंसी होता है आपका, सॉरी वेवलेंथ, आवर्त वेवलेंथ को जो भी, एंड दैट इज इक्वल टू 1/k, तरंग दैर्घ्य जिसको बोलते हो आप, 1/k। अब ये वाली वैल्यू यहां देखो, k ये रहा, ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं k की जगह, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/0.693, और अपॉन जो टी हाफ है वो चला गया ऊपर। तो जब डेरिवेशन आया लैम्डा इज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ। ये औसत आयु काल, एवरेज लाइफ टाइम के लिए ये फॉर्मूला बन गया है आपका, इसको याद रखना है। ये हो गया एवरेज लाइफ का, ये हो गया हाफ लाइफ का, और ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अभी ये सारी चीजें तो एवरेज लाइफ को छोड़ के बाकी दी हुई है इसमें, और ये तब है जब
रिएक्शन में भाग लेने वाला रिएक्टेंट एक हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट A प्लस बी गिव C और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलके 1 आता हो। कब A भी अपना हाफ इन्वॉल्व करता है, B भी अपना हाफ इन्वॉल्व करता है, हाफ प्लस हाफ दैट इक्वल टू 1। या ये हो सकता है कि ये 25% और दूसरे वाला 75%, तब भी 1 आता है। तो उस कंडीशन में रिएक्शन को उसका रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे और उन डेरिवेशन को कैसे करेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल ज्यादातर आईआईटी में पूछ लिए जाते हैं। या अगर नीट को टफ बनाने की बात आती है, इस पर जो क्वेश्चन बनता है तब होता है ये। इस पर मैं न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा, लेकिन प्लीज इसको पहले पक्का कर लीजिए। तो अगली क्लास में हमारी 2 चीजें चलेंगी। एक तो जो मैंने कहा रेट कांस्टेंट, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन जिनको बोलते हैं वो, और दूसरा इस पर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।